Now we will study about storage class. What is a storage class? A storage class is used to completely define a variable. इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल तभी completely डिफाइन होता है जब आप उसके डेक्लेरेशन के साथ उसकी स्टोरेज क्लास भी बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हम लोग डेक्लेरेशन कैसे करते थे? ऐसे इंट ए. दिस इज नॉट द कंप्लीट डेक्लेरेशन. द कंप्लीट डेक्लेरेशन इज लाइक दिस. यानी आप पहले स्टोरेज क्लास बताएंगे. ऑटो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो डिनोट कर रहा है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को. तो उसका कीवर्ड ऑटो होता है, इसलिए ऑटो लिखा है इंट ए. यानी इस तरह अगर आप डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, तो ये कंप्लीट डेक्लेरेशन, कंप्लीट डेफिनेशन होता है एक वेरिएबल का. So what is a storage class? A storage class is used to completely define a variable. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अगर यही सही तरीका था तो हम लोगों ने तो ऐसा कभी भी नहीं किया, हमने तो हमेशा ऐसे किया, तब भी प्रोग्राम्स चले, ऐसा क्यों? द आंसर टू दिस इज कि कंपाइलर को स्टोरेज क्लास चाहिए. जब आप स्टोरेज क्लास नहीं बताते, जैसे यहाँ पे आपने स्टोरेज क्लास नहीं बताया, तो कंपाइलर अपने आप दैट इज डिफॉल्ट अजम्पशन कर लेता है कि इसके आगे ऑटो लिखा हुआ है, यानी ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का है. दिस इज द डिफॉल्ट अजम्पशन. तो कंपाइलर के लिए जो इंट ए वेरिएबल है, इसका स्टोरेज क्लास क्या है? ऑटोमेटिक. और वो अज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे आपने ऑटो लिखा हुआ है, विच मीन्स आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है. राइट इसीलिए हम लोगों ने आज तक स्टोरेज क्लास नहीं लिखा और हमारा प्रोग्राम चला भी. और कंपाइलर ने क्या अज्यूम किया कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमेशा किस स्टोरेज क्लास को बिलोंग करते हैं? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को. ऑल राइट. एक चीज और बतानी है. स्टोरेज क्लास कंप्लीटली डिफाइन करता है, इतना तो समझ में आ गया. बट स्टोरेज क्लास पता होने से क्या फायदे होते हैं? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ स्टोरेज क्लास? द एडवांटेज ऑफ अ स्टोरेज क्लास इज दैट इफ यू नो द स्टोरेज क्लास ऑफ अ वेरिएबल, आपको उसके बारे में चार चीजें पता चल जाती हैं. वो वेरिएबल कंप्यूटर में कहाँ क्रिएट होगा, उस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, उसका स्कोप क्या होगा और उसका लाइफ टाइम क्या होगा. ठीक. अच्छा, पहली चीज़ क्या है? ये वेरिएबल कहाँ क्रिएट होगा? तो देखो, जब भी मैंने आपको ये पढ़ाया इंट ए, हमेशा मैंने आपसे ये कहा कि ये ए वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट होगा. अब कंप्यूटर की तो बहुत सारी हम मेमोरीज जानते हैं, रजिस्टर, रैम, रोम, हार्ड डिस्क. तो ये कहाँ क्रिएट होगा? देखो, व्हेन अ प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन, तब रैम अंडर यूज होती है और कुछ कुछ पार्ट रजिस्टर में भी स्टोर होता है ना? और कुछ पार्ट, मतलब मेनली रैम एंड रजिस्टर्स आर इन यूज. तो देखो, जब भी कोई आपसे पूछे कि ये वेरिएबल कहाँ क्रिएट होगा, तो उसके दो ही आंसर्स हो सकते हैं. या तो वो रैम में क्रिएट हो रहा होगा या वो रजिस्टर में क्रिएट हो रहा होगा. ठीक. तो ये इंट ए, ऐसे डिक्लेरेशन में ए कहाँ क्रिएट हो रहा है? रैम में क्रिएट हो रहा है. फाइन. अब आते हैं इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू पे. जब भी मैंने आपको ये डिक्लेरेशन लिखा, हमेशा मैंने आपसे कहा कि ये वेरिएबल क्रिएट होगा और इसके अंदर गार्बेज वैल्यू डल जाएगी. तो देखो, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू अपने आप गार्बेज डल जाता है. राइट, अपने आप इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है. तो किसी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या हो सकती है? या तो गार्बेज या तो जीरो. अब गार्बेज होगी होगी कि जीरो, दिस डिपेंड्स अपॉन द स्टोरेज क्लास. तो फिलहाल ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में, क्योंकि इंट ए किस स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को. तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है वो गार्बेज होती है. राइट. ऑलराइट. तीसरी चीज जो पता चलती है वो है स्कोप. स्कोप देखो, दो टाइप का होता है, एक लोकल और एक ग्लोबल. लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड होते हैं और उनका स्कोप जो है उस फंक्शन के अंदर ही होता है. ठीक है. इस इंट ए हम कहाँ डिफाइन करते हैं? वॉइड मेन के ब्रेसेस के अंदर. तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो वेरिएबल है, दिस इज लोकल टू मेन. हम जब तक मेन के अंदर हैं तब तक ही इसका स्कोप है. द मोमेंट वी आर आउट ऑफ द ब्रेसेस ऑफ मेन, इसका स्कोप खत्म हो जाता है. वेयर एज ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं होते. ऐसे वेरिएबल्स जो होते हैं उनका स्कोप ग्लोबल होता है, यानी उन्हें कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई फंक्शन कभी भी उसे इस्तेमाल कर सकता है.
ऑलराइट, और लाइफ टाइम क्या होता है? लोकल, अगर अगर स्कोप लोकल है तो उसका लाइफ टाइम कैसा होगा? लाइफ टाइम ये बताता है कि वो वेरिएबल कब तक अवेलेबल होगा। तो अगर लोकल है तो वो कब तक अवेलेबल होगा? जब तक हम उस ब्लॉक के अंदर रहेंगे जिसके अंदर वो डिफाइंड है। और अगर वो ग्लोबल है तो उसका लाइफ टाइम कैसा होगा? टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो हमेशा ही अवेलेबल होगा, राइट? तो देखो ये अब मैं इसको हटाकर और एक बार अच्छे से स्टोरेज क्लास को डिफाइन करती हूँ। व्हाट इज अ स्टोरेज क्लास? टू कंप्लीटली डिफाइन अ वेरिएबल द स्टोरेज क्लास शुड बी स्पेसिफाइड। यानी एक वेरिएबल तभी कंप्लीटली डिफाइन होता है जब आप उसकी स्टोरेज क्लास बताते हैं। फिर देखो, द स्टोरेज क्लास ऑफ अ वेरिएबल टेल्स फोर थिंग्स अबाउट अ वेरिएबल। क्या क्या? स्टोरेज, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ टाइम। नाउ कैसे स्टोरेज क्लास डिक्लेयर करते हैं? दिस इज द सिंटैक्स। पहले स्टोरेज क्लास बताई जाती है, फिर डेटा टाइप लिखा जाता है, फिर वेरिएबल नेम लिखा जाता है। एग्जाम्पल अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑटो इंट एक्स। अगर तुम ऐसा लिख रहे हो इसका मतलब जो एक्स वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का मेंबर है। अच्छा, ऑटो का डिस्कशन तो हो गया, और भी स्टोरेज क्लासेस होती हैं क्या? इसका जवाब ये है, देर आर फोर स्टोरेज क्लासेस, चार स्टोरेज क्लासेस होती हैं। ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। तो देखो, देर आर फोर स्टोरेज क्लासेस। ऑटोमेटिक का जो कीवर्ड होता है दैट इज ऑटो। रजिस्टर का जो कीवर्ड होता है दैट इज रजिस्टर। स्टैटिक का जो कीवर्ड होता है दैट इज स्टैटिक। एंड सिमिलरली एक्सटर्नल का जो कीवर्ड होता है दैट इज एक्सटर्न, राइट? तो देखो, अगर मैंने यहाँ ऑटो इंटेक्स लिखा है तो ये एक्स ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। अगर मैं रजिस्टर इंटेक्स लिख रही हूँ तो रजिस्टर को बिलोंग करता है। स्टैटिक इंटेक्स लिख रही हूँ तो ये स्टैटिक का मेंबर है। और एक्सटर्न इंटेक्स लिख रही हूँ तो ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। अब देखो, जो क्वेश्चन इस यहाँ पे आता है वो एक जनरल सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर स्टोरेज क्लासेस, डिस्कस। तो ये जो टेबल है इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। और इस टेबल में एक्चुअली कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इजी टेबल। बस एक बार मैं बता दूंगी, उसके बाद आपको काफी आसान हो जाएगी। तो देखो, ये जो चार स्टोरेज क्लासेस हैं इनकी चार चीजें आपको याद करनी है। क्या क्या? स्टोरेज, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप और लाइफ टाइम। और 90% ऑफ द कंटेंट इज सेम, कहीं कहीं थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे मैं आपको फटाफट बताती हूँ। देखो, रजिस्टर स्टोरेज क्लास को छोड़कर सबका जो पहला पार्ट है दैट इज वेयर द वेरिएबल विल बी क्रिएटेड इज रैम। यानी सिर्फ रजिस्टर स्टोरेज क्लास ऐसी है जिसका स्टोरेज रजिस्टर होता है। बाकी सभी स्टोरेज क्लास का स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर्स मेमोरी होता है। देखो, ऑटोमेटिक का स्टोरेज क्या है? कंप्यूटर्स मेमोरी। स्टैटिक का स्टोरेज क्या है? कंप्यूटर्स मेमोरी। सिमिलरली एक्सटर्नल का स्टोरेज क्लास क्या है? स्टोरेज क्या है? कंप्यूटर्स मेमोरी। यानी रजिस्टर वेरिएबल को छोड़कर बाकी सभी स्टोरेज क्लास के वेरिएबल कहाँ क्रिएट होते हैं? रैम में। रजिस्टर का स्टोरेज सिर्फ कहाँ होता है? रजिस्टर में। तो ये एक अलग चीज है, इसीलिए मैंने इसको येलो से हाईलाइट कर दिया। अब देखो, आते हैं डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू पे। ऑटोमेटिक और रजिस्टर की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है। स्टैटिक और एक्सटर्नल की जीरो होती है। तो देखो, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज। और स्टैटिक और एक्सटर्नल की देखो, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जीरो और इसकी भी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जीरो है। ठीक, तो इट इज इजी टू रिमेंबर। अब आते हैं स्कोप पे। एक्सटर्नल को छोड़कर एक्सटर्नल को छोड़कर सभी का स्कोप लोकल होता है। ठीक, तो देखो, सिर्फ एक्सटर्नल का स्कोप ग्लोबल है। बाकी सबका देखो, लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड, लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड, लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड। और लाइफ टाइम देखो, ऑब्वियसली नीचे से देखते हैं, एक्सटर्नल का लाइफ टाइम क्या होगा? क्योंकि ये ग्लोबल है इसलिए इसका लाइफ होगा टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। वेर एज अगर आप ऑटोमेटिक और रजिस्टर का देखें तो टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक, टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक। और स्टैटिक का मैंने येलो से हाईलाइट किया। स्टैटिक का ये बहुत खास बात है। तो अगर जैसे मैं कॉपी अगर चेक कर रही हूँ तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूंगी कि रजिस्टर में ये रजिस्टर आपने लिखा है कि नहीं, स्टैटिक में ये परसिस्ट वाली बात लिखी है कि नहीं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी।
अब फटाफट देख लेते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का पर्पस क्या होता है? इट इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास। क्या सिंटैक्स और एग्जांपल है? ऑटो इंट एक्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्टोरेज कंप्यूटर्स मेमोरी, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज, स्कोप लोकल, लाइफ टाइम टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब रजिस्टर पे आते हैं। देखो रजिस्टर की खास बात ये होती है कि इसके जो वेरिएबल, जैसे आपने लिखा ना रजिस्टर इंट एक्स, तो ये एक्स कहाँ पे क्रिएट होगा? रजिस्टर में। रजिस्टर में क्रिएट होने का एडवांटेज क्या होता है? कोई वेरिएबल अगर रजिस्टर में बनता है तो वो जल्दी एग्जीक्यूट होता है, फास्टर एग्जीक्यूट होता है, राइट? बट द प्रॉब्लम विद रजिस्टर्स इज कि दे आर लिमिटेड इन नंबर एंड इन साइज। तो अगर आपने लिखा रजिस्टर इंट एक्स, यानी आपने अपनी विश बताई है कि आप इस एक्स को रजिस्टर में बनाना चाहते हैं फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। अगर रजिस्टर अवेलेबल होगा तो ये ज़रूर रजिस्टर में बनेगा, बट अगर रजिस्टर किसी कारण से अवेलेबल नहीं है तो ये फिर रैम में बन जाएगा। रैम में बनते ही ये ऑटोमेटिक की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि देखो इसके अलावा जब स्टोरेज ही रैम हो गया तो बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑटो से मैच कर रही हैं। तो अगर रजिस्टर नहीं मिला तो फिर तो इट इज इक्वल टू ऑटोमेटिक। यही चीज यहाँ पे लिखी है। अब आते हैं स्टैटिक पे। स्टैटिक एक बार ये पढ़ लेते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस स्टोरेज क्लास इज यूज टू रिटेन और परसिस्ट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये क्या चीज है देखो मैं बता ही देती हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, जस्ट शो यू। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, देखो मैंने एक void func नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया, फिर मैंने void main लिखा, और मेन के अंदर मैंने इस फंक्शन को 3 बार कॉल किया है। क्या होता है जब फंक्शन को कॉल करते हैं? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कंट्रोल गोज टू द फंक्शन। तो देखो फंक को कॉल किया, ये कंट्रोल यहाँ जाएगा। अंदर क्या लिखा है? x इज इक्वल टू 1, प्रिंट एफ एक्स हो जाएगा, राइट? प्रिंट एफ एक्स किया और x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन किया। ये यानी कि जो भी x की वैल्यू है वो चेंज प्रिंट हो जाएगी, और प्रिंट होने के बाद जो है x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल वापस चला जाएगा, फिर फंक्शन को कॉल किया, फिर यहाँ जाएंगे, फिर x प्रिंट होगा, x में इंक्रीमेंट होगा। तो क्या आउटपुट आने की चांसेस लग रही हैं? वी आर एक्सपेक्टिंग कि आउटपुट ऐसा आए, 1 2 and 3। but you know what will be the output? The output will be 1 1 1। आउटपुट हम चाह रहे थे शायद 1 2 3, बट आ रहा है 1 1 1। उसका रीजन ये है कि जब जब तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो दोबारा से ये वेरिएबल x इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज हो जा रहा है, जबकि तुम यहाँ पे चेंज कर रहे हो x की वैल्यू, बट दैट चेंज इज नॉट परसिस्टिंग। परसिस्टेंस का मतलब होता है रिटेन। वो चेंज रिटेन नहीं हो रहा है। अगर तुमने इस इंट के पहले स्टैटिक लिखा होता तो ये वेरिएबल पहली बार इनिशियलाइज होता, उसके बाद इस लाइन को इग्नोर कर दिया जाता। यानी पहली बार 1 x में डलता, 1 प्रिंट होता, उसके बाद x की वैल्यू बढ़ के 2 होती। नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल होता तो ये लाइन इग्नोर हो जाती, जिसके वजह से यहाँ पे 2 प्रिंट होता, और फिर अगली बार यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाता। तो दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैटिक। देखो इसको अब पढ़ के मैं सुनाती हूँ। दिस स्टोरेज क्लास इज यूज टू रिटेन और परसिस्ट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। और यही इसकी स्पेशलिटी है। ये लाइफ टाइम जो है ये इसकी स्पेशलिटी। ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है ये आपको लर्न करना है, यही एग्जामिनर ध्यान से देखते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास पे। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में हम लोग लिखेंगे कि ऑल द ग्लोबल वेरिएबल्स आर ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। दिस इज द सिंटैक्स। इसकी खास बात क्या है? स्कोप और लाइफ टाइम। स्कोप इसका ग्लोबल है, लाइफ टाइम क्या है? टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। एंड डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी और स्टैटिक दोनों की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, इसको लिख के लर्न करके एक बार चेक कर लीजिए। All right, now look at this question. Which storage class should be used when? हमने storage class पढ़ तो ली, पर किस storage class को कब यूज करना चाहिए? देखो अगर आपके प्रोग्राम में कोई फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड वेरिएबल है जिसकी बार बार जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल लूप काउंटर, 100 बार लूप चल रहा है तो जो लूप काउंटर है वो 100 बार यूज होगा। ऐसे ऐसे वेरिएबल्स के लिए हमें रजिस्टर स्टोरेज क्लास मांगनी चाहिए। मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं।
अगर हम चाहते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू परसिस्ट करे फॉर डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, जैसे मैंने अभी आपको एक प्रोग्राम दिखाया जिसमें x की वैल्यू हम बढ़ा रहे थे और बार बार फंक्शन कॉल करके प्रिंट कर रहे थे और बढ़ा रहे थे। अगर ऐसा कोई वेरिएबल है तो स्टैटिक की डिमांड करिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको बहुत सारे फंक्शंस यूज करने वाले हैं, इफ यू नो दिस, तो आप उसके लिए एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की डिमांड करिए। और अगर आपकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिक इज द बेस्ट स्टोरेज क्लास। तो देखो इसीलिए हम लोगों ने कभी स्टोरेज क्लास को यूज भी नहीं किया, क्योंकि हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट हुई नहीं। हमें सबसे कंफर्टेबल और सबसे यूजफुल ऑटोमेटिक ही थी हमारे लिए। All right. The next question is what is the difference between scope and lifetime of a variable? देखो स्कोप ये बताता है कि कहाँ कौन सा वो ब्लॉक ऑफ कोड है, वो प्रोग्राम में कौन सा ब्लॉक है जहां ये वेरिएबल एक्सेस हो सकता है। और लाइफ टाइम ये बताता है कि ये कितनी देर तक अवेलेबल रहेगा। तो जब तक हम उस ब्लॉक में रहेंगे अवेलेबल रहेगा लोकल वाला, और जैसे ही हम ब्लॉक से बाहर आएंगे वो अवेलेबल नहीं रहेगा। ऑलराइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड एक्सटर्न वेरिएबल? देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ। सपोज मैंने एक राइट, सपोज मैंने एक प्रोग्राम ये छोटा सा लिखा है और मैंने जस्ट अबव दिस वॉइड मेन मैंने एक इंट c इज इक्वल टू 2 एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो देखो सिंस दिस वेरी a जो है वो किसके अंदर डिफाइंड है, मेन के अंदर, इसका स्कोप क्या है, मेन के अंदर। सिमिलरली b, और यहाँ से मैं c को हटा दे रही हूँ। b कहाँ डिफाइंड है, ऐड के अंदर, तो इसका स्कोप क्या है, ऐड के अंदर। और ये जो सी है ये किसी के भी अंदर डिफाइंड नहीं, तो दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक, ग्लोबल वेरिएबल का एडवांटेज ये होता है कि आप उसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं, दैट इज मेन के अंदर। सपोज मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट एफ परसेंट डी परसेंट ए कॉमा सी, मैं ऐसे अगर लिख दूं तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है, तो 2 दोनों प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ये सेम स्टेटमेंट यहाँ लिख दूं और यहाँ मैं बी प्रिंट करा दूं तो यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा। यानी सी देखो इनके अंदर डिक्लेयर ना होते हुए भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ग्लोबल वेरिएबल कि इट इज अवेलेबल टू ऑल। तो देखो अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल मेन से पहले डिक्लेयर्ड है तो उसको बिना एक्सटर्न कीवर्ड के यूज कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने कहा एक्सटर्न कीवर्ड यूज किया है बट मैं उसको यूज कर रही हूँ। लेकिन एक नई चीज शायद अभी तक आपने देखी नहीं होगी कि अगर मान लो मैंने इस वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर दिया लाइक दिस, आपने ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से कि प्रोग्राम के नीचे डिक्लेयर करें। देखो ये जो सी है ये भी तो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। इसीलिए ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन ये नहीं होती है आउटसाइड मेन, इट इज आउटसाइड ऑल द फंक्शंस। तो देखो ये इंट सी इज इक्वल टू 2 का डिक्लेरेशन आउटसाइड ऑल द फंक्शंस है, तो ये भी तो एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब अगर मैं इस फंक्शन प्रोग्राम को रन करूंगी तो ये रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी को पहचान नहीं पा रहा है। देखो सी का डिक्लेरेशन बाद में मिल रहा है और उसका यूज पहले हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये एरर देगा। ऐसे वेरिएबल्स को हमें हमेशा एक्सटर्न की मदद से डिक्लेयर करना चाहिए लाइक दिस। तो बेसिकली एक्सटर्न कीवर्ड क्या करता है, एक्सटर्न कीवर्ड सिर्फ ये बताता है कि एक ग्लोबल वेरिएबल इस नाम का एग्जिस्ट करता है। अगर कंपाइलर ये डिक्लेरेशन देखेगा तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में जाकर इस सी को ढूंढ कर और यहाँ पे लाकर यूज करेगा। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपका वेरिएबल जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो मेन के ऊपर डिक्लेयर्ड है तो एक्सटर्न कीवर्ड ऑप्शनल है, लगाओ या ना लगाओ। बट अगर वो मेन के नीचे एकदम प्रोग्राम के एंड में लिखा, मतलब यूज पहले हो रहा है डिक्लेयर बाद में हो रहा है, तो एक्सटर्न कीवर्ड इज मैंडेटरी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज क्लास। इट इज अ प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक, इसको अच्छे से कर लीजिए।